स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसमें इंसान की सोच, उसका बर्ताव, लोगों के तरफ उसकी सोच समझ, उनके तरफ में उनका क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचते हैं, उस तरह की जो अपनी सोच और एक नॉर्मल थिंकिंग वाली चीजें होती है, बेसिकली फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर बोलते हैं। ये सोच की एक बीमारी है जिसके वजह से इंसान जो है रियलिटी में जो अपने एक्चुअल में अपने सामने चल रहा है उसमें और उनकी ज़हन में जो अलग-अलग थॉट्स, अलग-अलग वसवसे, अलग-अलग ख़यालात जो चल रहे हैं या किसी-किसी में हैलुसिनेशंस अंदर ही दिमाग के अंदर से कानों में आवाज़ आना या चीज़ें दिखना जो एक्चुअल में वहाँ मौजूद नहीं है। उन चीज़ों की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं या डिफरेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी जाती है कि भई एक्चुअल तौर पे जो अपने सामने हो रहा है वो सही है या जो उनके दिमाग में जो सुनाई दे रहा है, दिख रहा है वो सही है। उन चीज़ों को ना कर पाने की वजह से डिफरेंशिएट ना कर पाने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जो ये बीमारी होती है। मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी मानसिक बीमारी एक 3 चीज़ों पे बेसिकली काम करती है। एक तो हमारे ख़यालात, थॉट या विचार जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है अपनी फीलिंग्स या भावना या हम क्या महसूस कर रहे हैं अंदर से। और तीसरी फिर उसके अगेंस्ट में जो हमारा एक्शन होता है या हमारा जो बिहेवियर होता है या कर्म होता है। ये तीनों चीज़ों के डिस्टर्बेंस के वजह से कोई भी जो मेंटल इलनेस या कोई भी मानसिक बीमारी बोल लीजिए या कोई भी ज़हनी बीमारी है, इन 3 चीज़ों के डिस्टर्बेंसेस के वजह से जो है हमें दिखने को मिलती है। एक तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेड है पेपर में कि इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इलनेसेस अ पर्सन कैन एवर हैव। मतलब 8 से भी इसको सीवियर माना जाता है। दुनिया में 1% 1% पॉपुलेशन जो है स्किज़ोफ्रेनिया से ज़िंदगी भर में जूझने के उसके चांसेस जो है वो रहते हैं 0.5% से 1% के आसपास। यूजुअल अमूमन जो उम्र देखी जाती है तो 16-18 साल से लेके 35 तक का जो एज ग्रुप होता है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोन होता है। उसके बाद भी ज़रूर स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती है। मगर जो एक कॉमन एज ग्रुप है तो वो हमको एक 17-18 साल से लेके 35-40 साल तक का जो एज ग्रुप है, वो काफ़ी प्रोन है। अमूमन देखा गया है कि फीमेल्स जो है थोड़े-से ज़्यादा उसके तरफ में डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस और स्किज़ोफ्रेनिया जो है, वो फीमेल्स में थोड़ा-सा ज़्यादा देखा जाता है। एज ग्रुप की बात की जाए तो 16 से 25 साल जो है, ये एज ग्रुप में मेल्स में, आदमियों में जो है वो चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। 25 से 35 वाला जो एज ग्रुप होता है, वो फीमेल्स में थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा अपने को प्रोन दिखता है कि जहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया जो है देखा जा सकता है और मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया ज़हनी बीमारी है, तो जो उससे जूझ रहा है, उससे गुज़र रहा है, उसको तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। जैसे मैंने बताया कि अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस जो है, इसमें डिस्टर्बेंसेस आते हैं, बराबर? तो ये चीज़ें अपने को जो इंसान जिसको स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी तरह की ज़हनी बीमारी होती है, तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, उसके लिए वो जो कर रहा है, वो सही लगता है, ठीक है? दूसरी जो बीमारियाँ होती है, कोई भी प्रकार की, तो उसमें तकलीफ होती है, कुछ दुखेगा, हाथ-पैर दर्द होगा, चक्कर, गन्नाटी या अलग प्रकार अलग तरीकों के जो असरात है दिखते हैं, जिससे खुद इंसान को तकलीफ होती है, बराबर? तो वो खुद से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण जो है वो नहीं बता पाएगा, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि घर परिवार के लोग, स्कूल के लोग, टीचर्स जो है या दोस्त लोग जो आस-पास रहते हैं, ये जो है बिहेवियर में और उसमें चेंजेस जो है वो महसूस करना चालू करते हैं और उससे फिर हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाते हैं, जो बहुत टिपिकल सिम्पटम्स होते हैं। तो एक तो जैसे मैंने एज ग्रुप बताया कि एक 18 से 35 साल वाला एज ग्रुप तो यूजुअली स्कूल में कंसंट्रेशन में कमी, पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत आना, सोशल विथड्रॉल होना, दोस्ती-यारी में उठना-बैठना कम हो जाना, अजीब-सी इलॉजिकल थिंकिंग या इलॉजिकल बातें करना, ये सब चीज़ें जो है अर्ली साइन्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और इसमें देखने को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट है बीमारी को समझना। स्किज़ोफ्रेनिया के जो असरात होते हैं वो मोटे-मोटे मैं आपको बताता हूँ तो शायद हम समझ पाएँ कि उन लोग किस उससे गुज़र रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जो वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं या वो जो उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डिल्यूज़न, ठीक है? डिल्यूज़न्स जो साइंटिफिक वर्ड है, उसका एक ऐसा फ़ॉल्स अनशेकेबल बिलीफ दिमाग में ऐसा एक फितूर जैसे आ जाना जो है तो गलत मगर उनके हिसाब से वो सही है, ठीक है?
या जिसमें मेजरली हम शक वाली चीजें देखते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, वो मेरा दुश्मन बन गया है पड़ोसी, मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे को मार डालेगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मेरे अंदर भगवान आ गए हैं, मेरे अंदर अल्लाह ताला आ गए, जिन जिन्नात आ गए हैं, तो मेरे में जो है वो खुसूसी ताकत आ गई है और मैं जो है कि लोगों का इलाज कर सकता हूँ, तो एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर आ जाता है कि मैं भाई अपने आप को जो है वो गॉड से, अल्लाह ताला से जो है वो कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं अल्लाह ताला हूँ, या ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि यार वो दुश्मन है, कोई भी देख रहा है, आप नॉर्मल उनको देखेंगे तो ये देख रहा है कहीं उससे मिला हुआ तो नहीं है, मेरे पीछा तो नहीं कर रहे, मेरे जासूसी तो नहीं कर रहे। तो डिल्यूजन एक बहुत बड़ी चीज होती है, शक होना। दूसरी चीज हैलुसिनेशंस होना। हैलुसिनेशंस का मतलब या तो कानों में आवाजें आना जो एक्चुअल में कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं कोई तो भी मेरे से बात कर रहा है। चीजें दिखना जो एक्चुअल में है नहीं, मगर ऐसा महसूस होना अपने को कि नहीं वो वाकई में सामने दिख रहा है। या हाथ पैर में ऐसा लगना कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तो टैक्टाइल हेलुसिनेशंस होते हैं, जो देखने वाली चीजें विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। कानों की आवाजें जो आती है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशंस होते हैं। इन चीजों की वजह से सोशल विड्रॉल आना लगता है, हम गुमसुम रहते हैं, पेशेंट जो है वो लोगों से मिलना जुलना जो है वो कम कर देते हैं, बातचीत कम करते हैं। बात करते करते हम बात कर रहे हैं, कान में आपको कोई बात कर रहा है, तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को अचानक से आवाज आ रही है कि डॉक्टर साहब वो देखिए वो आपको देख रहा है, तो हो सकता है मैं आपसे बात करते करते मेरा ध्यान उधर चले जाए और मैं उनसे बात करते लगूं, क्योंकि वहां है नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात करते करते कहीं तो भी डिरेलमेंट हो जा रहा है। ठीक है। थॉट इंसर्शन होना या थॉट ब्लॉकेज होना, उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ सामने वाले को खुद ही पता चल जा रहा है, वो ख्यालात खींच ले रहा है। या उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके दिमाग में जो चल रहा है वो मेरे को पता चल जा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर में जो है ताकत आ गई है और मेरे को भगवान ने जो है वो दे के रखा है, पावर्स दे के रखे हैं अलग अलग। तो ये सोच और ये दिमाग में चलते रहता है ऐसे पेशेंट्स की, तो इसलिए बीमारी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट से कामली आराम से बात करें, ऐसी जगह पे ऐसी सिचुएशन में बात करें जहां वो भी थोड़ा सा जो है काम डाउन है, बहुत ही एग्रेशन में नहीं है। अगर एग्रेशन में है तो पहले तो उनको शांत करा ले, आराम से उनको शांत जगह पे बैठा ले। चार पांच लोग अगर जमा हो गए तो वहां से उनको हटा ले, अलग एक सुकून वाले कमरे में जहाँ एडिक्वेट लाइट हो, टेम्परेचर एडिक्वेट हो, वहां ले जाके बैठाए और फिर उनसे थोड़ा सा जो है वो बातचीत करे। तो वो अपने को बताएंगे भाई मेरे को आवाजें आ रही है या वो ऐसा बोल रहा है मेरे को, तो वो उन चीजों को फिर हम एड्रेस कर सकते हैं। तो बीमारी को समझना इंपॉर्टेंट है, बीमारी के लक्षण को जल्दी पकड़ना इंपॉर्टेंट है। जहां भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ तो भी डाउटफुल है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इजीली अवेलेबल है। या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए या साइकाट्रिस्ट के पास चले जाए, ताकि वो जो भी उनके टूल्स है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उससे जो है अर्ली डायग्नोसिस वो कर पाए। एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट अधेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया में। एक स्पेसिफिक कोई कॉज अभी भी जो है स्किज़ोफ्रेनिया का अपने को नहीं मालूम है, तो अननोन इटियोलॉजी है। रिसर्च ये बोलती है कि काफी सारे मल्टीफैक्टोरियल चीजें होती है जिसके वजह से हम प्री डिस्पोज है, मतलब हमको होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक, जो विरासत में अपने को जीन्स के थ्रू हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से जो है हमको जीन्स के थ्रू जो है ट्रांसफर होने के चांसेस है। 8 से 10% लोग जो है अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, मतलब चचा हो गए, फुप्पी बुआ लोग हो गए, खाला लोग हो गए, फर्स्ट कजिन्स और फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनको बोलते हैं, उनमें अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में होना या अपनों में होने के चांसेस जो अराउंड 8 से 10% हो जाते हैं। वैसे ही अगर किसी हमारे अम्मी अब्बा सिंगल पेरेंट में किसी को साइकोलॉजिकल स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो बच्चों में आने के चांसेस अराउंड 10 से 12% रहते हैं। अगर दोनों वालिद वालिदैन दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो चांसेस ऑलमोस्ट 40% हो जाते हैं। तो जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है स्किज़ोफ्रेनिया में प्ले करता है। दूसरा होता है बायोकेमिकल, जिसपे बहुत रिसर्च चल रही है, बायोलॉजिकल। दिमाग में कुछ रसायन होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, ठीक है, उसकी कमी ज्यादती होने की वजह से ये अलग अलग जो असरात है वो देखने को मिलते हैं। मेजरली डोपामिन का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाता है दिमाग में,
दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, एसिटिलकोलिन हो गए हैं, तो इन चीजों के इम्बैलेंस की वजह से ये अलग अलग असरात जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज होती है साइकोलॉजिकल, या जैसे आपने बोला कि किन लोगों को ये होने के चांसेस है, तो जो लोग जो बचपन से ही काफी हार्श एनवायरनमेंट में है, रोटी कपड़े मकान की दिक्कत है, माँ बाप का जो परवरिश है वो जो है बराबर नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, बहुत ही गरीबी या बहुत ही ट्रॉमा और अब्यूज के शिकार है, तो ऐसे लोग भी या ऐसे बच्चे भी जो है वो काफी प्रीडिस्पोज या प्रोन रहते हैं कि इनको स्किज़ोफ्रेनिया या और जो बीमारी है ऐसी होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सेम चीज एनवायरनमेंट के बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं, तो बेसिकली अपब्रिंगिंग जो है उन चीजों पे भी काफी स्किज़ोफ्रेनिया बोल लीजिए, या इन जनरल भी अपन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो ये 4 मेजर फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। जेनेटिक या विरासत में आए हुए या आनुवांशिक जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग में होते हैं उसकी कमी ज़्यादती की वजह से, और फिर साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल जहाँ पे स्ट्रेस, ट्रॉमा इससे गुजरे हुए लोग हैं या बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में उनका जो है परवरिश हो रही है, तो ऐसे लोग जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया को बल्कि दूसरे भी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी प्रोन और प्रिडिस्पोज्ड रहते हैं। अपन बोलते हैं कि भाई सिगरेट तंबाकू से कैंसर होता है, बराबर हुआ नहीं है, मगर सिगरेट तंबाकू के सेवन की वजह से, उसका यूज करने की वजह हो सकता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। वैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया में हम ये बोलते हैं कि आपके यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, काफी पेरेंट्स आते हैं हमारे फैमिली में किसी को ऐसा ऐसा रहा है, हमारे बच्चों को तो नहीं होगा, या थोड़ा बहुत जो बच्चे मिस्चीवियस रहते हैं तो कहीं एडीएचडी तो नहीं है, कहीं कुछ जहनी बीमारी तो नहीं है, तो काफी पेरेंट्स आजकल अवेयर हो गए हैं। तो इन चीज़ों में हम यही बोलते हैं कि उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, रेगुलर एक्सरसाइजेज़, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखें, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के भई 6 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है वो हो रही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील कैसे करें, उनसे कोप कैसे करें, उन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग, ये चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया जो प्रोन है या प्रीडिस्पोज्ड है, जिन जैसे अपन ने इससे पहले बात करी, उन चीज़ों में जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है प्रीडिस्पोज़िशन में, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे कोई भी कारण हो। अगर एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, दिमागी, ज़हनी तौर पे आप शांत हैं, स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, तो ये बीमारियों से बचा जा सकता है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन बोल लीजिए, अपन बात करते हैं सर्दी, जुकाम, खाँसी, तो एक बॉडी की इम्यूनिटी होती है। हर इंसान की इम्यूनिटी जो है वो अलग-अलग होती है, बराबर? कि भई एक कहीं अपन ने पानी पूरी के ठेले पे 4 लोगों ने खाना खाया, 3 को तो कुछ नहीं हुआ, एक थोड़ा-सा बेचारा भी उसको पेट की तकलीफ हो गई। तो शायद वो चौथे इंसान की जो इम्यूनिटी थी वो कमज़ोर थी। सेम चीज़ जब हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो एक होता है रेज़िलियंस या सहन शक्ति। मान लीजिए इत्तेफ़ाक के तौर पे हम 4 जना खड़े हैं, वहाँ पे एक कोई हादसा देख लिया। तो हर वो चारों का जो रिएक्शन उस हादसे को लेके होगा वो अलग-अलग होगा। एक काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कोप कर पाएगा, 2 जो है थोड़े से कुछ टाइम के लिए सहम जाएँगे, एक को शायद हो सकता है कि बहुत ही डिस्टर्ब हो जाए और वो डिस्टर्बिंग की वजह से फिर पाल्पिटेशन, एंग्ज़ायटी या अलग-अलग जो असरात लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो रेज़िलियंस बिल्ड अप करना, जैसे हम जनरल बीमारियों के लिए इम्यूनिटी बिल्ड अप करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए एक रेज़िलियंस बिल्ड अप करना ज़रूरी है, जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, योगा हो गई, रेगुलर सोशल इंटरैक्शंस हो गया, फैमिली रिलेटिव्स में उठना-बैठना हो गया है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली जब ये ऑनलाइन चीज़ें सब बढ़ गई है, तो मेरे हिसाब से एक फिज़िकल मीट्स होना, रिश्तेदारों में उठना-बैठना, दोस्तों में जाके उठना-बैठना, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लगातार लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है इसका। 6 महीने साल भर, अगर फर्स्ट एपिसोड है तो 6 महीने साल भर भी दवा गोली देने के बाद में पूरी तरीके से जो सिम्पटम्स है वो ज़ीरो हो जाते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी एक स्किज़ोफ्रेनिया वाला आदमी जो है या औरत जो है वो गुज़ार सकती है। बट अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। अमूमन ऐसा देखते हैं हम कि जब भी स्किज़ोफ्रेनिया वाली जो बीमारी होती है, तो अरे बाहरी कुछ तो नहीं है, भूत-बाधा तो नहीं हो गया, जिन-जिन्नात तो नहीं आ गए, इसके अंदर देवी आ गई है, माता घुस गई है ना? तो लोग या अपने इंडियन सोसाइटी में स्पेशली लोग बाबाओं के पास में
मौलानाओं के पास में, पंडितों के पास में ज्यादा जाते हैं, उसमें कैसे टाइम वेस्ट हो जाता है। अल्टीमेटली घूम फिर के उन लोग भी यही बोलते थे कि भाई बाहरी जो भी था हमने तो कर दिया है, अब बाहरी कुछ नहीं, अब आप डॉक्टर के पास चले जाइए। तो उससे ये होता है कि 3 से 6 महीने जो पेशेंट के इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कीजिए, फेथ है उसके लिए कोई मनाही नहीं। आप बाहरी इलाज करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, मगर उसी के साथ साथ में डॉक्टर को भी दिखा दीजिए, साइकाइट्रिस्ट को भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जल्दी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 100% रिकवरी दिखती है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ पीपल जिनको स्किजोफ्रेनिया होता है वो पूरे पूरे ठीक हो जाते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। 30% जो है थोड़ा बहुत कुछ रहता है, बट वो भी अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, बशर्ते कि ट्रीटमेंट जो है वो अर्ली हो, डायग्नोसिस अर्ली हो, और ये दूसरी चीजों में अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए।